जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है 14 मार्च। दोस्तों आज के दिन हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स बिजनेस लाइन में से। देखिए इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से ना आज फिर कोई ज्यादा रेलेवेंट एडिटोरियल्स नहीं आए क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो अभी भी कवरेज उन्हीं इश्यूज को लेकर चल रही है। हिंदू में एक एडिटोरियल जरूर आया था यूक्रेन क्राइसिस को लेकर कि इंडिया की पोजीशन क्या है, लेकिन वही मोर और लेस सेम बातें हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस करके आज हम दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स बिजनेस लाइन में से डिस्कस करते हैं। ये हिंदू ग्रुप की पब्लिकेशन का ही पार्ट है। ये बिजनेस लाइन भी अच्छा न्यूज़पेपर है, तो कभी जब हमको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे रेलेवेंट इंडियन एक्सप्रेस में से या द हिंदू में से, तो हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या बिजनेस लाइन हो गया, उसमें से भी हम एडिटोरियल्स डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हमको टॉपिक्स देखने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हमारे जीएस के जो सिलेबस है वो कवर हो सके। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम एडिटोरियल्स को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा GS2 GS3 बहुत इजीली कवर हो सकता है थ्रू एडिटोरियल्स के थ्रू। जो टॉपिक्स हैं हमारे GS2 के GS3 के, आप देख भी रहे होंगे कि ज्यादातर जो एडिटोरियल्स आते हैं वो गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये GS2 और GS3 से ही पर्टिनेंट रहते हैं। तो हैविंग सेड दैट दोस्तों, ये दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल रहेगा हमारा इंडियन, दोनों ही आर्टिकल्स इनफैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी ओरिएंटेड रहेंगे। तो एक आर्टिकल रहेगा फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेड और दूसरा इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये आपके GS3 के सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। क्वेश्चन मैंने एक ही एडिटोरियल के लिए डाला है क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो आप सब इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। सो आपके कुछ बच्चों के कमेंट्स जो आए थे वो मैं भी आई रिप्लाई दैट बैक फीडबैक के साथ, बिकॉज थोड़ा वीकेंड पे आई वाज लिटिल बिजी। मैं उसको जरूर रिवर्ट बैक करूंगा जिन बच्चों ने आंसर्स लिखे थे पिछले वाले एडिटोरियल्स में। तो हैविंग सेड दैट दोस्तों, आज की डिस्कशन हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, तो अगर आपको टाइम लगता है तो जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे आज शेखर सर ने भी आज क्लास ली थी, लाइव एक सेशन लिया था, तो हमारे कुछ नए कोर्सेज हैं, खास करके जो बच्चे अब 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अगर आप अभी प्रीलिम्स के बाद भी मेंस के एग्जाम देंगे, तो दोस्तों अगर आपको कभी भी लगे कि आपने एसए के लिए कोर्सेज लेने हैं तो हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एसए का कोर्स है। अगर इसके बारे और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर विजिट करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन हाउ इंडिया कैन डील विद द ब्लैक स्वैन्स। अब ब्लैक स्वान होता क्या है? अब ब्लैक स्वान इवेंट क्या इवेंट होता है? सो बेसिकली ये एक मेटाफर है विच इज यूज्ड फॉर द इवेंट्स जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो इवेंट्स होते हैं, नो डाउट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी रहता है। तो इस तरह के इवेंट्स को बहुत खास सावधानी के साथ देखना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लैक स्वान इवेंट की, तो जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक स्वान इवेंट। नोबडी प्रेडिक्टेड कि बैंक्स, अमेरिका के इतने बड़े बड़े बैंक्स फेल हो जाएंगे कि उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। एंड सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो रेपरकशन था, जो इंपैक्ट था, वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर था। तो ये तो हो गया कि ब्लैक स्वान इवेंट होता क्या, जस्ट इसमें एडिटोरियल में इसकी डेफिनेशन ही लिखी थी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी क्या ब्लैक स्वान इवेंट चल रहा है? अभी ऐसा कौन सा मेजर इवेंट चल रहा है जिसका जो रैमिफिकेशन है, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं ग्लोबल स्केल में? तो वो है रशिया यूक्रेन के स्टैंड ऑफ का। देखिए अब रशिया यूक्रेन के स्टैंड ऑफ से देखिए कई तरह की सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दी गई हैं। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी देखिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वीट को, कॉर्न्स को, ठीक है। यूक्रेन में ऐसे बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। रशिया की बात करें तो रशिया पे अब बैन लगा दिया गया है कि भी वहां से हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए इसके करके ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिला है, ऑयल प्राइसेस में भी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, चलो अभी तो इलेक्शंस के कारण भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए थे दिवाली के बाद, हो सकता है आने वाले दिनों में तेल के दाम भी बढ़ जाए, है ना। तो अब ये देखिए इसका जो इंपैक्ट है वो सिर्फ इंडिया को नहीं, सभी ग्लोबल इकोनॉमी को है, ठीक है। अब यहां पे ये बात आती है, देखिए दो बातें समझने को है। एक तो ये है कि चलो डिप्लोमेटिकली हमारा जो स्टैंड है वो एंटी रशिया नहीं रहा। हमने वो बात करी, सी राजा मोहन ने कही कि जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है, कि जो रशिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, ठीक है, वो सब बातें सही है कि हम रशिया के खिलाफ एक स्टैंड नहीं ले सकते, दैट वी कांट टेक अ स्टैंड एंटी रशिया। एंड ये भी डिलेमा है कि भी हम अमेरिका के साथ स्टैंड ले रहे हैं तो रशिया बुरा ना मान जाए। तो वो जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है, वो जो टाइट रोप वॉकिंग है, तो इंडिया ने उसको मेंटेन करके रखा है कि भी ना हम रशिया को नाराज करें ना हम अमेरिका को नाराज करें। सवाल ये आता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हम अपने आप को कितना और एक्सपोज कर सकते हैं, हम अपनी वल्नरेबिलिटी को कितना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या ये अच्छी बात है कि आज के टाइम में इतने वल्नरेबल हैं? क्यों नहीं हम इस मौके को
देखिए, हर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे पैंडेमिक है, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, चाहे ये है। तो क्यों ना आप इस मौके को हम इस्तेमाल कर सकें अपनी इकोनॉमी में बूस्ट लेके आने के लिए। क्यों हम इतना अभी भी निर्भर हैं? व्हाई आर वी सो डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया और फ्रॉम द सऊदी? व्हाई आर वी सो मच डिपेंडेंट ऑन द डिफेंस सप्लाईज फ्रॉम रशिया? तो क्यों नहीं हम अपनी इकोनॉमी में इंडिजिनस जो चीजें हैं वो और प्रोड्यूस करते हैं, ताकि कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके। अब अगर हम बात करें, अगर हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है और कैसे अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करना है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल सर्विसेज सेक्टर का आता है। 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सबसे बड़ा जो रिफॉर्म देखने को मिला है वो है जो कंट्रीब्यूशन रही है सर्विस सेक्टर की टुवर्ड्स द जीडीपी। तो आपकी आईटी कंपनीज, केपीओज, बीपीओज, एजुटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, राइट, लीगल फर्म्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हो गए, ये सब जो सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर्स हैं यहां पे आ जाते हैं। नाउ अब इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है सर्विस सेक्टर में, तो 2005 में वो 2% था। नॉट बैड, ये आज से 17 साल पुरानी बात है। आज के टाइम पे जो ग्लोबल शेयर इन सर्विस सेक्टर दैट इज more than 4%. Now, the share of service sector, अगर in India's GDP की बात करें तो that has increased from 45% 20 years back in 2001-2002 to now, which is 54%. देखिए, अब ये बातें अगर हम कोट कर सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि फैक्चुअल चीजें अपने आंसर में कोट करेंगे। देखिए, ज्यादा जेनरिक बातें ना लिखें, है ना, ज्यादा जेनरिक बातें लिखेंगे तो उससे भी बात नहीं बनने वाली, ज्यादा टेक्निकल बातें लिखने से भी नहीं बात बनने वाली। जीएस के पेपर को थोड़ा सा एक समवेयर इन द मिडिल, यानी कि ना कि ज्यादा जेनरिक ना कि ज्यादा टेक्निकल, तो ये बातें हम कोट जरूर कर सकते हैं अगर हम कुछ इस थीम के ऊपर आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये भी देखा गया कि देखिए पैंडेमिक के चलते हमने ये भी देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये कहते खुशी होती है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं वो, अगर हम अपने टोटल एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें तो जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी टोटल एक्सपोर्ट्स वो कई गुना ज्यादा है एज फार एज कंपेयर टू दी मर्चेंडाइज गुड्स। ठीक है, तो as per Reserve Bank of India, an upbeat service export led by the IT sector, this is likely to keep the CAD, the current account deficit, under check, well below 2% of the GDP. Now, अब रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन क्रूड। ठीक है, देखिए अब अभी देखिए हम अगर अपने तेल की बात करें, अगर हम जितना तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम रशिया से करें, चाहे सऊदी से करें, चाहे ईरान से करें, देखिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, कितना बड़ा इंपोर्ट बिल हमको इसमें देना पड़ता है। अब अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो कहां 20 साल पहले हमारी जो इंपोर्ट था वो अराउंड अबाउट $14 बिलियन, आज के टाइम पे ये $63 बिलियन के आसपास हो चुका है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड के ऊपर बहुत ज्यादा हाई है। अब चाहे हम देखिए डिप्लोमेटिकली हमारे रिलेशन ईरान के साथ, सऊदी के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, गल्फ मोनार्कीज के साथ, रशिया के साथ, चलो सब बढ़िया हो सकते हैं, तो लेकिन हम ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब क्या हम चाहेंगे आने वाले समय में, देखिए 2070 के टुवर्ड्स हमने नेट जीरो के गोल्स अनाउंस करे हैं, तो 2070 को चलो 50 साल रह गए हैं। अब क्या हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, हम उसके बाद भी ऑयल यूज करते रहे? हम देखिए अब सपने लेते हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, तो हमको ये मौका यूज करना चाहिए कि कैसे हम अपनी जो डिपेंडेंसी है, देखिए कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कितना हमारा इंपोर्ट बिल कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना हम तेल मंगा रहे हैं बाहर से। तो बेटर है कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबिलिटी की बात करते हैं उस पर एम्फसाइज ज्यादा करें। ठीक है, हमने एक स्कीम निकाली है बाय द नेम ऑफ FAME, ठीक है, कि कैसे बाय 2030 हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितने सारे लाखों करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं ऑयल इंपोर्ट्स अगर नहीं होंगे, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी बढ़ेगी। अब उसके लिए ऑब्वियसली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी जो चीजें कंसर्न्ड है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो भी देखनी बहुत जरूरी है। तो अब अच्छा समय है कि आने वाले समय में हम अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी रिलाई कर सकें। अब यहां पे डाइवर्सिफाइंग डिफेंस रिसोर्सेज की जब बात आती है, यहां पे दो बातें समझनी जरूरी है। एक तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के साथ डिफेंस इंडिजनाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, मेक इन इंडिया की अगर बात करें, तो अगर हमने वो सपना देखना है कि जी आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम 25%, अगर आज सर्विस सेक्टर 55% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो हम ये भी चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी 25% कंट्रीब्यूट करे। तो बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी डिफेंस कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं इंडिजिनियसली, प्रोडक्शन और बढ़ा के। देखिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने अपने जवानों को लेटेस्ट वेपन्स देने हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने हैं। ठीक है, पुराने आउटडेटेड वेपन्स या फाइटर जेट्स वो नहीं उड़ा सकते हैं, तो लेटेस्ट वेपन्स देना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देना बहुत जरूरी है। अब कितना हम अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएंगे? आज के टाइम पे वो हम एक्सपोज हो रहे हैं ना, कि आज के टाइम में हम रशिया के खिलाफ नहीं स्टैंड ले सकते हैं। जो रशिया काम कर रहा है यूक्रेन में, लाखों लोग जो बेचारे मारे जा रहे हैं यूक्रेन में, वो सही तो नहीं है, लेकिन हम क्यों रशिया के साथ अभी इतना एंटी नहीं हो सकते? बिकॉज रशिया से हम कितना सारा डिफेंस का सामान मंगाते हैं, आज से नहीं कितने सालों से मंगाते आ रहे हैं। तो 70% ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर ऑफ इंडिया इज ऑफ रशियन ओरिजिन। ठीक है, और वी आर द थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर। तो क्या हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि इतने सारे पैसे हम ऑयल इंपोर्ट करने में लगाते हैं, डिफेंस का सामान इंपोर्ट करने में लगाते हैं? तो चलो
अब सरकार ने कोशिश करी है कि कैसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन को और बढ़ाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यूपी में और तमिलनाडु में। तो यहां पे इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी लगभग 20,000 करोड़ तक की बाय द ईयर 2024। तो अब देखिए, जिस नेबरहुड में हम रहते हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, कितनी हॉस्टिलिटी है, न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, तो इट इज हाई टाइम कि हम अपनी डिफेंस कैपेसिटीज को इंक्रीज करें। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल को 10 साल बाद फिर कोई मुद्दा होगा रशिया के किसी के साथ, तो फिर हमको अपनी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी, जैसे सी राजा मोहन कहते हैं, राइट, कि जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी के कारण हम फिर रशिया के अगेंस्ट नहीं हो पाएंगे। तो कब तक चलेगा ये? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। देखिए दोस्तों, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट ड्राइव विदाउट कंजम्पशन। अब इतनी सारी चीजें बनाई जा रही हैं, अब उन चीजों को जब लोग खरीदेंगे नहीं, तब तक तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है जो प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो नहीं बढ़ेगी। अब लोग चीजें खरीदेंगे कब? जब लोगों की जेब में पैसे होंगे। लोगों की जेब में पैसे कब होंगे? जब नौकरियां होंगी। नौकरियां कैसे होंगी? जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम बहुत प्राइड लेते हैं, कि जी हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्राइड लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हम 150 करोड़ सिटीजन्स हैं इस देश में जो रहते हैं। तो अगर इतनी बड़ी मार्केट हमारे देश में ही है, तो हमको अपने प्रोडक्ट्स की सेल करने के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये कहना कि आज के टाइम पे हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएं, बिल्कुल इम्यून हो जाएं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। हम देखिए, ग्लोबलाइजेशन की बातें पिछले 30-35 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब ये कहना कि हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या वो भी एक देखिए अनप्रेडिक्टेबल इवेंट था, या आज के टाइम की बात करें, चलो पैंडेमिक के टाइम की बात करें, देखिए हम अपनी जो डिपेंडेंसी है ज्यादा, अब प्रोटेक्शनिस्ट होने को नहीं कह रहे हम कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज परस्यू करें, लेकिन अगर हमारे यहां पे इतनी आबादी है तो कितनी डिमांड है। अगर 150 करोड़ यहां पे 150 करोड़ यहां पे सिटीजंस रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स कितने कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडिया शुड देयरफॉर बूस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन। So this would drive the cycle of growth and to an extent will keep India immune कि चलो अगर कोई ऐसा ब्लैक स्वेन इवेंट होता है, कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है, कोई क्राइसिस आ रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है कहीं पे भी, एटलीस्ट फिर भी हमारा काम चल पड़ेगा। तो ग्रेटर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन को उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल फैसिलिटेट ग्रोथ। तो अगर सरकार अपनी इच्छा दिखाती है इन्वेस्ट करने की, तभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इच्छा दिखाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है कि सरकार 4 रुपए लगाएंगे तो जाके हम 2 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा। चलिए अगला एडिटोरियल, पीएलआई पुश, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पुश टू द सेमीकंडक्टर्स इज वेल वर्थ इट। ये भी बिजनेस लाइन में आर्टिकल आया है, तो पिछले एडिटोरियल का मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, इस एडिटोरियल में मैं क्वेश्चन डालूंगा। चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने कैबिनेट ने प्रूव किया था, 76,000 करोड़ का बजट प्रूव किया था कि कैसे हम बूस्ट दे सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग को। अब देखिए आज के टाइम पे कितनी तरह की गाड़ियां बन रही है ना। अब जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे तो गाड़ी बुक कराएंगे तो आपको 1.5 साल का 2 साल का वेटिंग पीरियड कहेंगे। वो कहेंगे जी शॉर्टेज चल रही है पीछे से। किस चीज की शॉर्टेज चल रही है? सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। अब ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि आज के टाइम पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये भी हथियार से कम नहीं है, ये भी स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स आर क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अभी ऑफ लेटली जो शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर चिप्स की, नाउ दैट डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन्स दे हैव अफेक्टेड अराउंड अबाउट 169 इंडस्ट्रीज ग्लोबली। तो बहुत हेवी इंपैक्ट ग्लोबली बहुत सारे बिजनेसेस पे हुआ है बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टेजेस। अब ये मौका है कि कैसे, अब 76,000 करोड़ का हमने बजट अनाउंस किया है, अब ये मौका है कि कैसे हम बूस्ट दे सकते हैं कि इंडिजेनसली, देखिए कहीं ना कहीं इस एडिटोरियल में भी यही बात हो रही है, कैसे हम सेल्फ रिलायंस के टुवर्ड्स जा सकते हैं, कैसे हम अपनी जो डिपेंडेंसी है बाकी देशों पे कम रख सकते हैं, ठीक है। सो इंक्रीजिंग the manufacturing of silicon semiconductor chips is tantamount यानी कि is equal to a strategic weapon। तो ये बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन जो हमारी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, ताइवान है, वियतनाम है, उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। वो ग्लोबल हब्स हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स के लिए। चैलेंजेस यहां पे क्या आते हैं? तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है
these business accounts for more than 80% of the total economic value of the semiconductor market. तो अब ये बहुत हाई टाइम है भारत के लिए भी कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जहां पे हम सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता अटेन कर सकते हैं, कि हमको डिपेंडेंसी ना दिखानी पड़े कि भाई अगर हम इतने डिपेंडेंट हैं इसकी सप्लाई के लिए तो उसका इंपैक्ट अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि भाई यहां पे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अब ताइवान में, वियतनाम में एप्पल्स के फोन की असेंबली होती है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां पे जो वहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो अवेलेबल हैं, यहां पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इट इज हाई टाइम कि हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करें। इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, फॉलोड बाय डिजाइन, प्रोडक्शन, असेंबली, टेस्टिंग, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, वो बहुत जरूरी है इस सब काम को पूरा करने के लिए। अब कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। सो डिस्पाइट इंडिया हैविंग ऑल दी थिंग्स कि भाई यहां पे चलो इतनी टैलेंट की कमी नहीं कि हम ये चीज को बूस्ट ना दे सकें, डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स यहां पे आ जाते हैं। तो कैसे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है? सो फॉर एग्जांपल, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है, अनइंटरप्टेड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, उसके बाद कंट्रोल्ड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स की बात करें, इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक्स की बात करें, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग जो है, ये बात भी समझनी जरूरी है, ये बहुत हाई वॉल्यूम और लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन ये इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ये बहुत लेस अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को आपने इंसेंटिवाइज करना है कि भाई आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आपने चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा बूस्ट करे, तो सरकार को भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाके। तो अगर आज हमने 76,000 करोड़ अगर हमने सरकार ने अनाउंस किया कि इसके लिए हम इतना बजट सेट असाइड करेंगे, तभी जाके प्राइवेट सेक्टर भी इससे ज्यादा पैसे लगाने को तैयार होगा, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल काम नहीं है ये वाला। स्किल्ड वर्कफोर्स की बात आती है तो स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत जरूरी है दोस्तों इस काम के लिए, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ द डे, अब जो प्रपोजल्स आए हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ द डे सेंडिंग सिग्नल्स कि कैसे हम कितने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सो 60 ऑड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, दे आर विलिंग टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यंगस्टर्स जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, इसमें गेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं वो इतना पैसा इस बिजनेस में लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्किल के अलावा यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये स्किल, अगर डेवलपमेंट का प्लान चलता है कि अगर यंगस्टर्स को ट्रेन किया जाता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, तो डेफिनेटली दैट विल ऑब्वियसली हैव एन इंपैक्ट ऑन द R&D एक्टिविटीज एज वेल। तो जहां पे अगर कैबिनेट ने 76,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया था, तो अब दिस 76,000 करोड़ विल डू व्हाट? दिस विल हेल्प अट्रैक्ट 1.7 लाख करोड़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि भैया आप पहले पैसे लगाइए, उसके बाद हम पैसे लगाएंगे, कि ये इतना प्रॉफिटेबल काम नहीं है, इतना बड़ा रिस्क हम अकेले नहीं लेंगे, आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, सरकार को भी रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहां पे डिप्लोमेसी की बात आ जाती है कि कैसे हम अपने जो लिंक्स हैं एशियान नेशंस के साथ, वियतनाम है, ताइवान है, उनके साथ कैसे बढ़ा के हम इस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सकते हैं। अब देखिए क्वाड की भी बात यहां पे आ जाती है, तो यहां पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है, तो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हैं, वो इस फोरम पे एड्रेस की जा सकती है। इंडिया कैन गेन लेवरेज from Quad in terms of the technical know-how of the semiconductor manufacturing. कोऑपरेशन विद एशियन की अगर हम बात करें, तो अगर एशियन में वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम इज होम टू मेनी टेक्निकल रिसर्च एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है विद ताइवान, वियतनाम विद ताइवान, दैट कैन बिकम वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो वी हैव गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान एज वेल एज विद वियतनाम। तो अगर ताइवान की बात करें, ताइवान इज अ लीडिंग ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विच इज कॉल्ड एज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाउ दिस is catering to the needs of the likes of Apple, Intel, AMD, ठीक है। तो इस करके बहुत हम चीज लेवरेज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बढ़ा के विद ताइवान एंड विद वियतनाम। ऑल्सो एक मौका है कि कैसे हम बांग्लादेश के साथ भी अपने रिश्ते, तो हमारे चलो बांग्लादेश के रिश्ते तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन कैसे हम ये कोऑपरेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश के साथ भी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज बांग्लादेश इज अ चैंपियन ऑफ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो बांग्लादेश इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी गुड। तो अगर हम वी कैन डू दिस टाई विद बांग्लादेश, सो दिस कैन ओपन डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। तो मोर कोऑपरेशन, यानी कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए डिप्लोमेसी का भी बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है? तो यही एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है इस एडिटोरियल आज की वीडियो में, व्हाई इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप टर्म्ड एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन? हाउ कैन, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ कैन इंडिया अचीव लेवरेज यूजिंग इट्स डिप्लोमेसी टू एनहांस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग? 250 शब्दों में। चलिए
सो दोस्तों ये थे आज के एडिटोरियल्स। तो दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।